वेलकम टू स्टोरी स्पॉट। आप सुन रहे हैं मालती जोशी की कहानी यातना का दर्द। अक्टूबर की वो सुहानी सुबह 2 पत्रों ने खराब कर दी थी। पहला पत्र उन बड़ौदा वालों का था जिसमें पिछले कई दिनों से वो दोनों भाई बहन या भोपाल दर्शन के लिए आए थे। भाभी के हाथों के पकवानों के साथ साथ भैया के जेब से भारत का दर्शन भी कर रहे थे। उनके वापस जाते ही उनके बड़े भाई साहब का पत्र आया कि लड़की जरा बड़ी है, जबकि बायोडेटा में हर चीज़ क्लियर शब्दों में समझाई हुई थी कि लड़की की उम्र 35 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग गेहुआ, महाविद्यालय में 12 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रही है। यूँ खुद उन महाशय का देखा जाए तो वो 40 को छू रहे हैं, पर गनीमत यह है कि अब तक कुंवारे हैं और किसी षोड़शी की तलाश में हैं। दूसरा पत्र दिल्ली के किसी सज्जन का था। उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया था और जिसे भैया ने अविलंब लपक लिया। उन्होंने अपने उस पत्र में 2 बातों का खुलासा किया। पहला ये कि जो आपकी बेटी कॉलेज में अध्यापन कार्य कर रही है, उस कार्यकाल में उसने कोई लोन तो नहीं ले रखा। और दूसरा ये कि उसका बैंक अकाउंट है या जो अकाउंट है वो परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ जॉइंट तो नहीं है, साझा अकाउंट तो नहीं है। उन्होंने अपने इन दोनों प्रश्नों के लिए खेद भी व्यक्त करते हुए कहा कि आपको मेरे इन प्रश्नों को देखकर थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा, परंतु मैं दूध का जला हूँ जो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना चाहता हूँ। इस पर उन्होंने अपनी मनोव्यथा और अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहा कि उनकी बड़ी बहू माँ की इकलौती बेटी, माँ बेटी का साझा अकाउंट, अथाह संपत्ति है, पर हम उसमें से एक भी फूटी कौड़ी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बिना उसकी माँ की अनुमति के वो एक कौड़ी भी नहीं निकाल सकती। दूसरा कारण था उनकी छोटी बहू जो बैंक में पीओ है। उसने अपनी शादी से पहले पिता के मकान बनवाने के लिए लोन लिया था जो शादी के 8 वर्षों तक भी अपनी किस्त के द्वारा चुका रही थी। तो इसके ही चलते वो मझले बेटे के विवाह में किसी भी प्रकार की किसी भी बाधा को उत्पन्न होने देना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने हर चीज़ को, हर मुद्दे को बहुत ही साधारण तरीके से सबके सामने रखा और पूरा ब्यौरा मांगा। उनकी सत्यनिष्ठता को देखकर तो सबको खुशी हुई, परंतु उनकी धन लोलुपता को देखकर मन खट्टा हो गया और चिट्ठी को पढ़कर डस्टबिन में डाल दिया। आज घर का वातावरण बड़ा ही बोझिल था। सबसे पहली झड़प कॉलेज को निकली तो ऑटो वाले से हुई। ऑटो का किराया 9 रुपये 60 पैसे हुआ। मैंने उसे 10 का नोट दिया तो वह वहाँ से लेकर चलते बने। जब मैंने बाकी के पैसे लौटाने को कहा तो बोला खुला नहीं है। फिर मैंने अपने पर्स से ढूंढकर उसे 9 रुपये 60 पैसे पूरे गिन कर दिए। कॉलेज के गेट पर अच्छी खासी भीड़ थी। जब मैं स्टाफ रूम की ओर बढ़ी तो देखा मिस मल्होत्रा और मिस गुप्ता मुझे देखकर आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। मैं समझ गई कि वही ऑटो वाले का माजरा है। मैंने उनको कहा, मिसेस गुप्ता, लोग हमें कंजूस समझते हैं, पर हमारे घर में ना ठेकेदारों को कमीशन आता है ना ही कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो हम इस तरह पैसों को नहीं उड़ा सकते। ये हमारी मेहनत की कमाई है जिसमें हम एक एक पैसे को, एक एक पाई को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। इस पर मिसेस मल्होत्रा तुनक सी गई, बोली, आप ये किसे बता रही हैं? मैंने भी बात को ज़्यादा तूल देना जरूरी ना समझा। पहला पीरियड सेकेंड ईयर बीएससी में क्लास में था। वो क्लास निहायत ही नालायक थी। जहाँ जाते से मेरा मूड उखड़ जाता और जब क्लास में गई तो आगे की डेस्क पर बैठी उन दोनों लड़कियों की खुसुर पुसुर और बातों को सुनकर मेरा मन और खिन्न हो गया। पीरियड का आधा होते तक ही मुझे उन दोनों लड़कियों को क्लास से बाहर निकालना पड़ा। जब क्लास से बाहर निकल कर आई तो लैब असिस्टेंट से भी मेरी झड़प हो गई।
मेरा मूड पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इतने में प्रिंसिपल मैम का बुलावा आ पहुंचा। मैंने मन ही मन सोच लिया था, यदि इन्होंने आज मुझसे किसी बात पर बहस की तो मैं सीधा रेजिग्नेशन लेटर इनके मुंह पर मारूंगी। परंतु जब मैं उनकी केबिन पर पहुंची और दरवाज़ा खोलकर जब मैंने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने बड़े ही प्यार से मुझे बैठने का आग्रह किया और मेरे सामने ठंडे पानी का एक गिलास सरकाया, जिसे मैंने पूरा एक ही सांस में ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो मुझे बड़े ही समझाकर, बड़ी बहन की तरह बड़े ही ममता और दुलार से उन्होंने मेरे को समझाया। उनकी बात सुनकर मेरा गुस्सा कुछ देर के लिए शांत हुआ। कॉलेज का कार्य ख़त्म करके मैं अपने घर पहुंची। आते ही भैया ने कहा, प्रेमा तैयार हो जाओ। जी हाँ, मेरा नाम प्रेमा है, मैं आपकी कहानी की नायिका हूँ। भैया ने कहा, प्रेमा तैयार हो जाओ, कोई सज्जन तुम्हें देखने आ रहे हैं। तो मैंने भी पूछा, कौन है और क्या करते हैं? तो भैया ने कहा, कॉर्टेक्स में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हैं। पहली पत्नी तीसरी डिलीवरी के समय ख़त्म हो चुकी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। तो भाभी ने कहा, एक ही सांस में एक ही बार में आप पूरा ब्यौरा लेकर आ गए। उनका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी ले आते। तो भैया ने कहा, तुम्हारी ननद मांगेगी तो मैं वो भी लाकर दे दूंगा। इस पर भाभी थोड़ा सा मुस्कुराई। मैंने भी व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, जिसके घर आप मुझे देने जा रहे हो उसकी पूरी नॉलेज तो होनी चाहिए। पहली पत्नी फांसी का फंदा डालकर मरी है या घास लेट से? मैंने माहौल को थोड़ा सा हल्का बनाने के लिए कहा, परंतु इस बात से किसी को कोई हंसी नहीं आई। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग कौवे हैं जो पिंडदान के भात के लिए तैयार बैठे रहते हैं। यानी कि समाज में या परिवार में, रिश्तेदारी में किसी के यहाँ भी किसी के मरने की खबर मिलती तो मेरी माँ वहाँ फटाक से मेरे रिश्ते के लिए संभावित तैयारियाँ लेकर पहुँच जाती कि शायद मेरी लड़की का विवाह यहाँ बस जाए। परंतु उनके हाथ हर बार निराशा ही लगती। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार होने के लिए बैठी ही थी, पर मेरा मन तैयारी में नहीं था। पहले पहले जब मुझे देखने वाले लड़के आते थे तो मेरी भी बड़ी प्रबल इच्छा होती थी अपने सपनों के राजकुमार से मिलने की, उसके लिए अच्छे सज सवज कर बैठने की। परंतु अब जब से 2 या 4 बार मुझे रिजेक्शन मिला है, लोगों ने मुझे नकारा है, तब से मन ऐसा विरक्त हो गया, चिकने घड़े के जैसे कि कोई आए कोई जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। मेरा मन किसी भी चीज़ को करने का नहीं करता है। ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था कि मुझसे 4-5 वर्ष छोटी नीलिमा अचानक से बड़ी हो गई। लोग मुझे पसंद करने आते और उसे पसंद करके चले जाते। जब माँ बाबूजी ने यह देखा तो उन्होंने सोचा कि हमें तो इसका भी विवाह करना है, तो क्यों ना इसका विवाह पहले कर लिया जाए। तो एक सुयोग्य वर देखकर उसका भी विवाह कर दिया गया और वो अपने घर चली गई। मैंने राहत की सांस ली कि चलो अब मेरे बीच में कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है, कम से कम किसी और को देखकर तो मुझे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। पर ये मेरे लिए मात्र एक छलावा बनकर रह गया। कुछ ही समय निकला था कि टुनियासी सुषमा यानी मेरी सबसे छोटी बहन सुषमा मुझसे हाथ भर ऊंची और रंग ऐसा प्रकाश जैसे उजला चंद्रमा हो गया हो। उसे तो लोग देखकर बिना दान दहेज के भी तैयार हो गए थे। जहाँ भी कहीं से रिश्ता आता मुझे छोड़कर वो उस सुषमा के बारे में बात करने लगते और उसका हाथ मांगने लगते। अजीब सी स्थिति मेरे सामने आ गई थी। पर माँ बाबूजी ने सोचा इसका भी विवाह करना है तो पहले इसका भी कर ही देते हैं। इसी तरह सुषमा भी विदा हो गई। दोनों बहनें अपने अपने घर को चली गईं, अपने परिवार में रच बस गईं। दोनों के 2-2 बच्चे हो गए। मैंने भी राहत की सांस ली कि चलो अब मेरे साथ कंपटीशन करने वाला कोई नहीं है। परंतु मेरा देखने और दिखाने का प्रोग्राम है अनवरत चलता ही रहा, जिस पर कभी कोई विराम लग ही नहीं पाया। कभी कभी तो आत्महत्या का भी विचार आता,
कभी नाते रिश्तेदारों के कटाक्ष और ताने सुनकर मन करता कि किसी नदी में कूदकर जान दे दूं, पर कर्मठ विचारों ने मुझे रोक लिया। ये सोचते सोचते मैं आईने के सामने खड़ी तैयार हो ही रही थी कि अचानक बुआ, मुझे एक आवाज़ आई, बुआ। मैंने मुड़कर देखा तो नंदिता अपना रैकेट घुमाते आई है। लूना चाहिए। मैंने कहा, चाबी टेबल पर रखी हुई है। पैसे चाहिए, पर्स अलमारी में रखा हुआ है। उसने फिर से कहा, बुआ। मैंने कहा, क्या और कुछ चाहिए तुम्हें? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने फिर से कहा, बुआ, क्या कोई फिर से आ रहा है? मैंने उसकी तरफ पलटकर बहुत ही घूर कर देखा, बहुत ही डरावनी नज़रों से देखा, परंतु वह मेरे कॉलेज की कोई छात्रा नहीं थी जो मेरी आंखों को देखकर सहम जाए। वो भी मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप बोर नहीं होती हो? इट्स सो डिस्गस्टिंग बुआ। इस पर मैंने भी तुनक कर कहा, अपने बाप को यह क्यों नहीं समझाती? रोज़ मेरे लिए एक नमूना लेकर आकर खड़ा हो जाता है। इस पर नंदिता भी तुनक कर बोली, जब से दादाजी चले गए हैं सारी जिम्मेदारी मेरे पापा के ऊपर आ गई है। फिर भी लोग हमें बहन की कमाई पर ऐश कर रहे हैं, ऐसा कहने से नहीं रोकते। और दंदनाती हुई बाहर चली गई। मैं उसे देखती ही रह गई कि यह वही नंदू है जिसे मैं कंधे पर रखकर रात भर घूमती रहती थी। यह मेरी गोदी में बैठकर ये कहानियाँ सुनती थी। अब ये कितनी सुडौल, कमनी और स्मार्ट लग रही है। कहीं ये भी अब मेरे साथ उस रेस में पार्टिसिपेट तो नहीं करेगी? कहीं ये भी मेरी कॉम्पिटिटर तो नहीं बन जाएगी? मैं इतना सोचकर ही उस स्थिति को कल्पना करने से ही मेरे पसीने छूट गए और माथे पर बहुत पसीने की बूंदें छलक आईं। अचानक से घंटी बजी और घंटी के साथ ही मैं भी अपने विचारों में से बाहर निकली। भैया ने लपक कर दरवाज़ा खोला और उन आगंतुकों में, उस वर पक्ष में किसी अपेक्षित व्यक्ति को ना देखकर भैया ने कहा, सतीश जी नहीं आए? उसमें से एक रोबदार महिला की आवाज़ आई। बोला, वो नहीं आया है, हम लोग ही आए हैं। मैंने भी मन ही मन सोचा, हाँ, एक व्यक्ति को क्या चाहिए जिसकी पहली बीवी मर चुकी हो। उसने सोचा होगा, बच्चों के लिए माँ मिल रही है, 2200 रुपये महीने कमाने वाली बीवी मिल रही है, मैं देखकर भी क्या करूँगा। भैया ने जब ये सब देखा तो भैया अंदर आ गए और अम्मा को बाहर भेजते हुए बोले, भाभी से कहा कि प्रेमा जब तैयार हो जाए तो तुम उसे लेकर बाहर चली जाना और मैं छत पर जा रहा हूँ, जब वे लोग चले जाएं तो मुझे बुला लेना। अम्मा बाहर आ गई और मैं किचन में जाकर घुसी तो मैंने भाभी को देखा। फिर उसके बाद किचन में फैली घी की खुशबू को देखते ही बोली, भाभी क्या बना रही हो? भाभी ने कहा, हलवा। मैंने कहा कि चाय बिस्किट से भी तो काम चल सकता था। तो भाभी ने बोला, मैंने नकुल से समोसे भी मंगवा लिए। तो मैंने भाभी से एक व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, अब तक मेरे लिए कितनी मन चीनी गला चुकी हो भाभी? तो भाभी ने कहा, एक बार तुम्हारा ब्याह हो जाए तो सब कुछ वसूल हो जाएगा। ठीक है। तो भाभी ने कहा कि मैं अभी चलते हैं, 2 मिनट रुकिए, बस हो गया सब कुछ, अभी चलते हैं। तो मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ और मैं अम्मा को बाहर आपके पास भेजती हूँ, आप थोड़ी देर बाद उनको लाना। भाभी मेरी बात सुनकर हतप्रभ रह गई, परंतु कुछ सोचकर चुप भी रह गई। मैं धड़धड़ाते हुए बाहर आई। मुझे देखकर अम्मा के साथ साथ जो लोग वहाँ आए हुए थे वो भी भौचक्के से हो गए। मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं भाभी के पीछे पीछे कमनीय सी, सुडौल सी, धीमे धीमे पग रखते हुए आऊँ। अम्मा को है मेरी हरकत नागवार गुजरी। अम्मा ने कहा, भाभी कहाँ है? मैंने कहा, भीतर हैं और आपको भी बुला रही हैं। मेरी बात से सुनकर तो अम्मा और तुनक गई और पैर पटकते हुए अंदर चली गई। मैंने जल्दी से दरवाजे पर लगा हुआ पर्दा खींचा और उन लोगों के सामने बैठ गई। मैंने पहला प्रश्न दागा, आप लोगों में से सतीश जी की माँ कौन है? उन दोनों महिलाओं का
चेहरा देखने लायक था। वो कभी मुझे और कभी कमरे को देखती। उसके बाद एक जो दुबली पतली कृष्णकाय महिला थी, उन्होंने बताया कि मैं सतीश की माँ हूँ। तो मैंने उनसे दूसरा प्रश्न पूछा कि सतीश जी क्यों नहीं आए। वो महिलाएं फिर से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तब सतीश जी की माँ ने कहा कि वो तो शादी करने के लिए तैयार नहीं है, मैं ही उसके पीछे पड़ी हूँ। तो उसने कहा कि आप दोनों को ही जो देखना है वो देख लीजिए, बच्चों को एक माँ मिल जाए, बाकी मुझे ये देखकर कुछ भी नहीं करना है। इस पर मौसी जी ने तुनकते हुए कहा, पहली की तो बात ही कुछ और होती है, पहली वाली शादी की बात ही कुछ और होती है। तो इस पर मैंने कहा था कि वो पहली पत्नी को देखकर गए थे या नहीं गए थे। तो बोले नहीं, पहली पत्नी को देखने भी हम दोनों ही गए थे। सुशील जी, सतीश जी की माँ ने अपनी बहन की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके बाद दोनों बहन भाई जाकर उसको देखकर आए थे। तब जो मौसी जी थी, उन्होंने कहा कि पहली वाली बहू तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील थी, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। मैंने मौसी जी की बात को तवज्जो ना दिया और सुशील जी की माँ से कहा कि मैं 35 वर्ष की हो गई हूँ, अब देखना दिखाने वाली उम्र मेरी भी नहीं है, परंतु सतीश की भले ही ये दूसरी शादी हो, मगर मेरी पहली शादी है और जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है, मैं उसे देखने का पूरा हक रखती हूँ और उसके साथ साथ उन दोनों बच्चों को भी देखने का पूरा हक रखती हूँ जिनकी माँ बनने की अपेक्षा मुझसे की जाएगी। यह सुनकर दोनों महिलाएं एक दूसरे का मुख देखने लगी और जो सतीश जी की माँ थी, उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं सतीश को ही यहाँ भेजूँगी, उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। उनके बाद जाने के बाद मेरे घर का माहौल इतना भयानक था, जो उपद्रव हुआ मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरी माँ ने कहनी अनकहनी हर तरह की बात मुझे सुनाई। भाई जूते चटका कर जाने कहाँ से रिश्ते ढूंढ कर लाता है और बहन जो बेसहूर है अपने बेमतलब के क्वेश्चंस करके आने वाले को और साथ साथ में घर वालों को भी परेशान करती है। कई दिनों तक घर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण रहा। मैंने भी घर में घोषणा कर दी, यदि इन लोगों की तरफ से ना होती है तो आज के बाद मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं देखा जाएगा। यदि आप लोग इस चीज़ को नहीं मानोगे तो मैं कहीं अलग जाकर छात्रावास में रहने लगूंगी। मेरी इस धमकी को सुनकर घर के सभी लोग थोड़े से नरम पड़ गए। उस दिन रविवार था। बहुत दिनों के बाद भैया और भाभी ने शॉपिंग का प्लान बनाया था। माँ किसी के मुंडन समारोह में गई थी और नंदिता के फ्रेंड के घर वीसीआर आया था, तो वो वहाँ उसके घर गई हुई थी और नकुल अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने गया था। मैं ही आज घर में अकेली थी बहुत दिनों के बाद। ना मैंने चाय बनाई, ना मैंने खाना खाया, मैं बस रजाई में दुबकी पड़ी रही और मैंने सोचा भी था कि मैं आज रजाई से बाहर नहीं निकलूँगी जब तक कि घंटी ना बजेगी। और मेरे इन विचारों पर ब्राह्म लगा। इतना सोचते सोचते ही घंटी की आवाज़ मेरी तंद्रा को तोड़ने में सहायक हुई। मैंने जाकर दौड़कर दरवाज़ा खोला। एक सज्जन खड़े हुए थे। उन्होंने पूछा, राजेश्वर दयाल जी यहीं रहते हैं? मैंने कहा, जी ये यहीं रहते हैं, परंतु वो अभी घर पर नहीं है। मैं उनकी बहन हूँ प्रेमा, तो उनको रहने दीजिए, मैं आपसे ही मिलने आया था, भीतर आने को नहीं कहेंगी। तब मुझे याद आया कि मैं दरवाज़ा रोक कर खड़ी हुई हूँ। फिर मैंने उनसे अंदर आने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, मेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो मैंने कहा, उनको ले आइए। तो उन्होंने आवाज़ लगाकर बबली, पिंटू दोनों को आवाज़ दी, तो वो भी सहमे हुए से अंदर आ गए। बच्चों के लिए स्पाइडरमैन देखने के लिए टीवी ऑन करके मैंने कहा, मैं पानी लाती हूँ।
उतने में उन्होंने कहा कि आपको किसी औपचारिकता करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, मेरा नाम सतीश कुमार है। इतना सुनते ही मैं इतनी ज़ोर से भागी कि अपने कमरे में ही जाकर सांस ली। जाकर देखा तो रजाई में घुसे घुसे साड़ियों पर सलवटें पड़ चुकी थी। सुबह शैम्पू किए हुए बालों का जूड़ा जैसे चिड़िया का घोंसला बन के उलझ चुका था। ये देखकर सतीश पर क्या इम्प्रेशन पड़ा होगा और मैं सोचने लगी। इसी बीच मैंने चाय चढ़ाने के लिए भी रख दी और अपना हुलिया भी सुधार लिया। जब तक मैं चाय, नमकीन और बिस्किट लेकर आई, बच्चे स्पाइडरमैन देखने में ही बिजी थे। जब मैंने चाय और नमकीन लाकर टेबल पर रखा तो नमकीन और बिस्किट बच्चों के सामने सरकाकर सतीश जी मेरे बिल्कुल सामने कुर्सी सटाकर बैठ गए और बोले, आप भी और औरतों की तरह ही हैं, आपको भी देखने में, बनने संवरने में बहुत अच्छा लगता है, या आप भी उसके प्रति बहुत सजग हैं। तो मैंने चाय का कप उनकी तरफ सरकाते हुए कहा कि इसमें बुराई भी क्या है। जब मैंने अपनी मौसी से आपके बारे में सुना तो मुझे कोई ख़ास समस्या समझ नहीं आई, परंतु मेरी माँ को बहुत साफ पसंद आई। मेरी माँ कह रही थी, यदि 8-10 लड़कियाँ भी ऐसी हो जाती हैं तो लड़कों वालों के दिमाग दुरुस्त कर देंगी। मैंने भी कहा हाँ कि आपकी मौसी को शायद जो मेरे प्रश्न थे या जो मेरे आने का समय या तरीका था वो समझ नहीं आया होगा। सतीश जी ने भी कहा कि मेरे हिसाब से जो प्रश्न आपने दागे थे वो आपको अपने किसी परिवार के व्यक्ति के द्वारा कहलवाने चाहिए थे। तो इस पर मैंने तुनक कर कहा कि मैं अब उम्र के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ मुझे बोलने के लिए किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मेरी बातों से सतीश जी काफ़ी प्रभावित हुए। उनकी बेटी को देखकर लगा, जब मैंने उनकी बेटी की ओर ध्यान दिया तो काफ़ी सुंदर थी। उसको देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि बेटी की माँ यानी सतीश जी की पहली पत्नी बहुत सुंदर रही होगी। जब बच्चों से मैंने बात करने की कोशिश की तो बहुत ही जल्दी वो दोनों मुझसे घुल मिल गए और बच्चे मुझे आंटी कहकर संबोधित करने लगे। सतीश जी ने कहा, मैं जल्दी ही उन्हें आपसे माँ कहलवाने की प्रैक्टिस करवा दूँगा। मैंने भी उनको समझाते कहा कि बच्चों के बाल मन पर इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को थोपना अच्छी बात नहीं है। मेरे इस प्रश्न को सुनकर उन्होंने कहा, आप कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाती हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। पर बोले, आपको इन चीज़ों की समझ बहुत है। तो मुझे अनुभव हुआ है इन चीज़ों का। एक अरसा मैंने इन्हीं बच्चों से मतलब इस तरह के बच्चों के साथ बिताया है। बच्चों का नमकीन बिस्किट के साथ साथ स्पाइडरमैन भी ख़त्म हो गया। वो दोनों सतीश जी के साथ ही उठ खड़े हुए और बाहर की ओर चलने लगे। मैं उन बच्चों की तरफ देखकर अपने ही मन से पूछ रही थी, क्या बच्चों तुमने मुझे पास किया या फेल? उतने में वो दोनों जाकर स्कूटर पर बैठ गए और मैं उन नन्हे फरिश्तों की ओर देखकर ईश्वर से दुआ करने लगी कि हे ईश्वर, ये मेरी अंतिम परीक्षा हो, इसके बाद मुझे किसी के सामने कोई परीक्षा ना देना पड़े। इतने में वह स्कूटर धुआं उड़ाता हुआ, धूल का गुब्बारा बनाता हुआ निकल गया और मैं उसे अपलक निहारती। वेलकम टू स्टोरी स्पॉट। आप सुन रहे हैं मालती जोशी की कहानी यातना का दर्द। अक्टूबर की वो सुहानी सुबह 2 पत्रों ने खराब कर दी थी। पहला पत्र उन बड़ौदा वालों का था जिसमें पिछले कई दिनों से वो दोनों भाई बहन या भोपाल दर्शन के लिए आए थे। भाभी के हाथों के पकवानों के साथ साथ भैया की जेब से भारत का दर्शन भी कर रहे थे। उनके वापस जाते ही उनके बड़े भाई साहब का पत्र आया कि लड़की जरा बड़ी है, जबकि बायोडेटा में हर चीज़ क्लियर शब्दों में समझाई हुई थी कि लड़की की उम्र 35 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग गेहुआ, महाविद्यालय में 12 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रही है।
यूँ खुद उन महाशय का देखा जाए तो वो 40 को छू रहे हैं, पर गनीमत यह है कि अब तक कुंवारे हैं और किसी षोड़शी की तलाश में हैं। दूसरा पत्र दिल्ली के किसी सज्जन का था। उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया था और जिसे भैया ने अविलंब लपक लिया। उन्होंने अपने उस पत्र में 2 बातों का खुलासा किया। पहला ये कि जो आपकी बेटी कॉलेज में अध्यापन कार्य कर रही है, उस कार्यकाल में उसने कोई लोन तो नहीं ले रखा, और दूसरा ये कि उसका बैंक अकाउंट है या जो अकाउंट है वो परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ जॉइंट तो नहीं है, साझा अकाउंट तो नहीं है। उन्होंने अपने इन दोनों प्रश्नों के लिए खेद भी व्यक्त करते हुए कहा कि आपको मेरे इन प्रश्नों को देखकर थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा, परंतु मैं दूध का जला हूँ जो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना चाहता हूँ। इस पर उन्होंने अपनी मनोव्यथा और अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहा कि उनकी बड़ी बहू माँ की इकलौती बेटी, माँ बेटी का साझा अकाउंट, हथा संपत्ति है, पर हम उसमें से एक भी फूटी कौड़ी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बिना उसकी माँ की अनुमति के वो एक कौड़ी भी नहीं निकाल सकती। दूसरा कारण था उनकी छोटी बहू जो बैंक में पीओ है। उसने अपनी शादी से पहले पिता के मकान बनवाने के लिए लोन लिया था, जो शादी के 8 वर्षों तक भी अपनी किस्त के द्वारा चुका रही थी। तो इसके ही चलते वो मझले बेटे के विवाह में किसी भी प्रकार की किसी भी बाधा को उत्पन्न होने देना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने हर चीज़ को, हर मुद्दे को बहुत ही साधारण तरीके से सबके सामने रखा और पूरा ब्यौरा मांगा। उनकी सत्यनिष्ठता को देखकर तो सबको खुशी हुई, परंतु उनकी धन लोलुपता को देखकर मन खट्टा हो गया और चिट्ठी को पढ़कर डस्टबिन में डाल दिया। आज घर का वातावरण बड़ा ही बोझिल था। सबसे पहली झड़प कॉलेज को निकली तो ऑटो वाले से हुई। ऑटो का किराया 9 रुपये 60 पैसे हुआ। मैंने उसे 10 का नोट दिया तो वह वहाँ से लेकर चलते बने। जब मैंने बाकी के पैसे लौटाने को कहा तो बोला खुला नहीं है। फिर मैंने अपने पर्स से ढूंढकर उसे 9 रुपये 60 पैसे पूरे गिन कर दिए। कॉलेज के गेट पर अच्छी खासी भीड़ थी। जब मैं स्टाफ रूम की ओर बढ़ी तो देखा मिस मल्होत्रा और मिस गुप्ता मुझे देखकर आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। मैं समझ गई कि वही ऑटो वाले का माजरा है। मैंने उनको कहा, मिसेस गुप्ता, लोग हमें कंजूस समझते हैं, पर हमारे घर में ना ठेकेदारों को कमीशन आता है, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो हम इस तरह पैसों को नहीं उड़ा सकते। ये हमारी मेहनत की कमाई है, जिसमें हम एक एक पैसे को, एक एक पाई को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। इस पर मिसेस मल्होत्रा तुनक सी गई, बोली, आप ये किसे बता रही हैं? मैंने भी बात को ज़्यादा तूल देना ज़रूरी ना समझा। पहला पीरियड सेकेंड ईयर बीएससी में क्लास में था। वो क्लास निहायत ही नालायक थी। जहाँ जाते से मेरा मूड उखड़ जाता, और जब क्लास में गई तो आगे की डेस्क पर बैठी उन दोनों लड़कियों की खुसुर पुसुर और बातों को सुनकर मेरा मन और खिन्न हो गया। पीरियड का आधा होते तक ही मुझे उन दोनों लड़कियों को क्लास से बाहर निकालना पड़ा। जब क्लास से बाहर निकल कर आई तो लैब असिस्टेंट से भी मेरी झड़प हो गई। मेरा मूड पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इतने में प्रिंसिपल मैम का बुलावा आ पहुंचा। मैंने मन ही मन सोच लिया था, यदि इन्होंने आज मुझसे किसी बात पर बहस की तो मैं सीधा रेजिग्नेशन लेटर इनके मुंह पर मारूंगी। परंतु जब मैं उनकी केबिन पर पहुंची और दरवाज़ा खोलकर जब मैंने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने बड़े ही प्यार से मुझे बैठने का आग्रह किया और मेरे सामने ठंडे पानी का एक गिलास सरकाया, जिसे मैंने पूरा एक ही सांस में ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो मुझे बड़े ही समझाकर, बड़ी बहन की तरह बड़े ही ममता और दुलार से उन्होंने मेरे को समझाया। उनकी बात सुनकर मेरा गुस्सा कुछ देर के लिए शांत हुआ। कॉलेज का कार्य ख़त्म करके मैं अपने घर पहुंची। आते ही भैया ने कहा, प्रेमा तैयार हो जाओ। जी हाँ,
मेरा नाम प्रेमा है, मैं आपकी कहानी की नायिका हूँ। भैया ने कहा, प्रेमा तैयार हो जाओ, कोई सज्जन तुम्हें देखने आ रहे हैं। तो मैंने भी पूछा, कौन है और क्या करते हैं? तो भैया ने कहा, कॉर्टेक्स में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हैं। पहली पत्नी तीसरी डिलीवरी के समय ख़त्म हो चुकी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। तो भाभी ने कहा, एक ही सांस में एक ही बार में आप पूरा ब्यौरा लेकर आ गए। उनका जन्म सब, मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी ले आते। तो भैया ने कहा, तुम्हारी ननद मांगेगी तो मैं वो भी ला कर दे दूँगा। इस पर भाभी थोड़ा सा मुस्कुराई। मैंने भी व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, जिसके घर आप मुझे देने जा रहे हो उसकी पूरी नॉलेज तो होनी चाहिए। पहली पत्नी फांसी का फंदा डालकर मरी है या घासलेट से? मैंने माहौल को थोड़ा सा हल्का बनाने के लिए कहा, परंतु इस बात से किसी को कोई हंसी नहीं आई। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग कौवे हैं जो पिंडदान के भात के लिए तैयार बैठे रहते हैं। यानी कि समाज में या परिवार में, रिश्तेदारी में किसी के यहाँ भी किसी के मरने की खबर मिलती तो मेरी माँ वहाँ फटाक से मेरे रिश्ते के लिए संभावित तैयारियाँ लेकर पहुँच जाती कि शायद मेरी लड़की का विवाह यहाँ बस जाए, परंतु उनके हाथ हर बार निराशा ही लगती। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार होने के लिए बैठी ही थी, पर मेरा मन तैयारी में नहीं था। पहले पहले जब मुझे देखने वाले लड़के आते थे तो मेरी भी बड़ी प्रबल इच्छा होती थी अपने सपनों के राजकुमार से मिलने की, उसके लिए अच्छे सज सवज कर बैठने की। परंतु अब जब से 2 या 4 बार मुझे रिजेक्शन मिला है, लोगों ने मुझे नकारा है, तब से मन ऐसा विरक्त हो गया, चिकने घड़े के जैसे कि कोई आए कोई जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। मेरा मन किसी भी चीज़ को करने का नहीं करता है। ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था कि मुझसे 4-5 वर्ष छोटी नीलिमा अचानक से बड़ी हो गई। लोग मुझे पसंद करने आते और उसे पसंद करके चले जाते। जब माँ बाबूजी ने यह देखा तो उन्होंने सोचा कि हमें तो इसका भी विवाह करना है, तो क्यों ना इसका विवाह पहले कर लिया जाए। तो एक सुयोग्य वर देखकर उसका भी विवाह कर दिया गया और वो अपने घर चली गई। मैंने राहत की सांस ली कि चलो अब मेरे बीच में कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है, कम से कम किसी और को देखकर तो मुझे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। पर ये मेरे लिए मात्र एक छलावा बनकर रह गया। कुछ ही समय निकला था कि टुनियासी सुषमा यानी मेरी सबसे छोटी बहन सुषमा मुझसे हाथ भर ऊंची और रंग ऐसा प्रकाश जैसे उजला चंद्रमा हो गया हो। उसे तो लोग देखकर बिना दान दहेज के भी तैयार हो गए थे। जहाँ भी कहीं से रिश्ता आता मुझे छोड़कर वो उस सुषमा के बारे में बात करने लगते और उसका हाथ मांगने लगते। अजीब सी स्थिति मेरे सामने आ गई थी। पर माँ बाबूजी ने सोचा इसका भी विवाह करना है तो पहले इसका भी कर ही देते हैं। इसी तरह सुषमा भी विदा हो गई। दोनों बहनें अपने अपने घर को चली गईं, अपने परिवार में रच बस गईं। दोनों के 2-2 बच्चे हो गए। मैंने भी राहत की सांस ली कि चलो अब मेरे साथ कंपटीशन करने वाला कोई नहीं है, परंतु मेरा देखने और दिखाने का प्रोग्राम है अनवरत चलता ही रहा, जिस पर कभी कोई विराम लग ही नहीं पाया। कभी कभी तो आत्महत्या का भी विचार आता, कभी नाते रिश्तेदारों के कटाक्ष और ताने सुनकर मन करता कि किसी नदी में कूदकर जान दे दूं, पर कर्मठ विचारों ने मुझे रोक लिया। ये सोचते सोचते मैं आईने के सामने खड़ी तैयार हो ही रही थी कि अचानक बुआ, मुझे एक आवाज़ आई, बुआ। मैंने मुड़कर देखा तो नंदिता अपना रैकेट घुमाते आई है। लूना चाहिए। मैंने कहा, चाबी टेबल पर रखी हुई है। पैसे चाहिए, पर्स अलमारी में रखा हुआ है। उसने फिर से कहा, बुआ। मैंने कहा, क्या और कुछ चाहिए तुम्हें? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने फिर से कहा, बुआ, क्या कोई फिर से आ रहा है? मैंने उसकी तरफ पलटकर बहुत ही घूर कर देखा, बहुत ही डरावनी नज़रों से देखा।
परंतु वह मेरे कॉलेज की कोई छात्रा नहीं थी जो मेरी आंखों को देखकर सहम जाए। वो भी मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप बोर नहीं होती हो? इट्स सो डिस्गस्टिंग हुआ। इस पर मैंने भी तुनक कर कहा, अपने बाप को ये क्यों नहीं समझाती? रोज मेरे लिए एक नमूना लेकर आकर खड़ा हो जाता है। इस पर नंदिता भी तुनक कर बोली, जब से दादाजी चले गए हैं सारी जिम्मेदारी मेरे पापा के ऊपर आ गई है। फिर भी लोग हमें बहन की कमाई पर ऐश कर रहे हैं, ऐसा कहने से नहीं रोकते। और दंदनाती हुई बाहर चली गई। मैं उसे देखती ही रह गई कि यह वही नंदू है जिसे मैं कंधे पर रखकर रात रात भर घूमती रहती थी। यह मेरी गोदी में बैठकर ये कहानियाँ सुनती थी। अब ये कितनी सुडौल, कमनी और स्मार्ट लग रही है। कहीं ये भी अब मेरे साथ उस रेस में पार्टिसिपेट तो नहीं करेगी? कहीं ये भी मेरी कॉम्पिटिटर तो नहीं बन जाएगी? मैं इतना सोचकर ही उस स्थिति को कल्पना करने से ही मेरे पसीने छूट गए और माथे पर बहुत पसीने की बूंदें छलक आईं। अचानक से घंटी बजी और घंटी के साथ ही मैं भी अपने विचारों में से बाहर निकली। भैया ने लपक कर दरवाज़ा खोला और उन आगंतुकों में उस वर पक्ष में किसी अपेक्षित व्यक्ति को ना देखकर भैया ने कहा, सतीश जी नहीं आए? उसमें से एक रोबदार महिला की आवाज़ आई। बोला, वो नहीं आया है, हम लोग ही आए हैं। मैंने भी मन ही मन सोचा, हाँ, एक व्यक्ति को क्या चाहिए जिसकी पहली बीवी मर चुकी हो। उसने सोचा होगा बच्चों के लिए माँ मिल रही है, 2200 रुपये महीने कमाने वाली बीवी मिल रही है, मैं देखकर भी क्या करूँगा। भैया ने जब ये सब देखा तो भैया अंदर आ गए और अम्मा को बाहर भेजते हुए बोले, भाभी से कहा कि प्रेमा जब तैयार हो जाए तो तुम उसे लेकर बाहर चली जाना और मैं छत पर जा रहा हूँ, जब वे लोग चले जाएं तो मुझे बुला लेना। अम्मा बाहर आ गई और मैं किचन में जाकर घुसी तो मैंने भाभी को देखा। फिर उसके बाद किचन में फैली घी की खुशबू को देखते ही बोली, भाभी क्या बना रही हो? भाभी ने कहा, हलवा। मैंने कहा कि चाय बिस्किट से भी तो काम चल सकता था। तो भाभी ने बोला, मैंने नकुल से समोसे भी मंगवा लिए। तो मैंने भाभी से एक व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, अब तक मेरे लिए कितनी मन चीनी गला चुकी हो भाभी? तो भाभी ने कहा, एक बार तुम्हारा ब्याह हो जाए तो सब कुछ वसूल हो जाएगा। ठीक है। तो भाभी ने कहा कि मैं अभी चलते हैं, 2 मिनट रुकिए, बस हो गया सब कुछ, अभी चलते हैं। तो मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ और मैं अम्मा को बाहर आपके पास भेजती हूँ, आप थोड़ी देर बाद उनको लाना। भाभी मेरी बात सुनकर हतप्रभ रह गई, परंतु कुछ सोचकर चुप भी रह गई। मैं धड़धड़ाते हुए बाहर आई। मुझे देखकर अम्मा के साथ साथ जो लोग वहाँ आए हुए थे वो भी भौचक्के से हो गए। मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं भाभी के पीछे पीछे कमनीय सी, सुडौल सी, धीमे धीमे पग रखते हुए आऊँ। अम्मा को है मेरी हरकत नागवार गुजरी। अम्मा ने कहा, भाभी कहाँ है? मैंने कहा, भीतर हैं और आपको भी बुला रही हैं। मेरी बात से सुनकर तो अम्मा और तुनक गई और पैर पटकते हुए अंदर चली गई। मैंने जल्दी से दरवाजे पर लगा हुआ पर्दा खींचा और उन लोगों के सामने बैठ गई। पहले मैंने पहला प्रश्न दागा, आप लोगों में से सतीश जी की माँ कौन है? उन दोनों महिलाओं का चेहरा देखने लायक था। वो कभी मुझे या कभी कमरे को देखती। उसके बाद एक जो दुबली पतली कृष्णकाय महिला थी, उन्होंने बताया कि मैं सतीश की माँ हूँ। तो मैंने उनसे दूसरा प्रश्न पूछा कि सतीश जी क्यों नहीं आए? वो महिलाएं फिर से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तब सतीश जी की माँ ने कहा कि वो तो शादी करने के लिए तैयार नहीं है, मैं ही उसके पीछे पड़ी हूँ। तो उसने कहा कि आप दोनों को ही जो देखना है वो देख लीजिए, बच्चों को एक माँ मिल जाए, बाकी मुझे ये देखकर कुछ भी नहीं करना है। इस पर मौसी जी ने तुनकते हुए कहा, पहली की तो बात ही कुछ और होती है। पहली वाली
शादी की बात ही कुछ और होती है। तो इस पर मैंने कहा था कि वो पहली पत्नी को देखकर गए थे या नहीं गए थे? तो बोले नहीं, पहली पत्नी को देखने भी हम दोनों ही गए थे। सुशील जी, सतीश जी की माँ ने अपनी बहन की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके बाद दोनों बहन भाई जाकर उसको देखकर आए थे। तब जो मौसी जी थी उन्होंने कहा कि पहली वाली बहू तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील थी, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। मैंने मौसी जी की बात को तवज्जो ना दिया और सुशील जी की माँ से कहा कि मैं 35 वर्ष की हो गई हूँ, अब देखना दिखाने वाली उम्र मेरी भी नहीं है, परंतु सतीश की भले ही ये दूसरी शादी हो, मगर मेरी पहली शादी है और जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है मैं उसे देखने का पूरा हक रखती हूँ और उसके साथ साथ उन दोनों बच्चों को भी देखने का पूरा हक रखती हूँ जिनकी माँ बनने की अपेक्षा मुझसे की जाएगी। यह सुनकर दोनों महिलाएं एक दूसरे का मुख देखने लगी और जो सतीश जी की माँ थी उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं सतीश को ही यहाँ भेजूँगी, उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। उनके बाद जाने के बाद मेरे घर का माहौल इतना भयानक था, जो उपद्रव हुआ मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरी माँ ने कहनी अनकहनी हर तरह की बात मुझे सुनाई। भाई जूते चटका कर जाने कहाँ से रिश्ते ढूंढ कर लाता है और बहन जो बेसहूर है अपने बेमतलब के क्वेश्चंस करके आने वाले को और साथ साथ में घर वालों को भी परेशान करती है। कई दिनों तक घर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण रहा। मैंने भी घर में घोषणा कर दी, यदि इन लोगों की तरफ से ना होती है तो आज के बाद मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं देखा जाएगा। यदि आप लोग इस चीज़ को नहीं मानोगे तो मैं कहीं अलग जाकर छात्रावास में रहने लगूंगी। मेरी इस धमकी को सुनकर घर के सभी लोग थोड़े से नरम पड़ गए। उस दिन रविवार था। बहुत दिनों के बाद भैया और भाभी ने शॉपिंग का प्लान बनाया था। माँ किसी के मुंडन समारोह में गई थी और नंदिता के फ्रेंड के घर वीसीआर आया था तो वो वहाँ उसके घर गई हुई थी और नकुल अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने गया था। मैं ही आज घर में अकेली थी बहुत दिनों के बाद। ना मैंने चाय बनाई, ना मैंने खाना खाया, मैं बस रजाई में दुबकी पड़ी रही और मैंने सोचा भी था कि मैं आज रजाई से बाहर नहीं निकलूँगी जब तक कि घंटी ना बजेगी। और मेरे इन विचारों पर ब्राह्म में लगा। इतना सोचते सोचते ही घंटी की आवाज़ मेरी तंद्रा को तोड़ने में सहायक हुई। मैंने जाकर दौड़कर दरवाज़ा खोला। एक सज्जन खड़े हुए थे। उन्होंने पूछा, राजेश्वर दयाल जी यहीं रहते हैं? मैंने कहा, जी ये यहीं रहते हैं, परंतु वो अभी घर पर नहीं है। मैं उनकी बहन हूँ प्रेमा, तो उनको रहने दीजिए, मैं आपसे ही मिलने आया था, भीतर आने को नहीं कहेंगी। तब मुझे याद आया कि मैं दरवाज़ा रोक कर खड़ी हुई हूँ। फिर मैंने उनसे अंदर आने के लिए कहा तो उन्होंने कहा मेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो मैंने कहा उनको ले आइए। तो उन्होंने आवाज़ लगाकर बबली, पिंटू दोनों को आवाज़ दी तो वो भी सहमे हुए से अंदर आ गए। बच्चों के लिए स्पाइडरमैन देखने के लिए टीवी ऑन करके मैंने कहा मैं पानी लाती हूँ। उतने में उन्होंने कहा कि आपको किसी औपचारिकता करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, मेरा नाम सतीश कुमार है। इतना सुनते ही मैं इतनी ज़ोर से भागी कि अपने कमरे में ही जाकर सांस ली। जाकर देखा तो रजाई में घुसे घुसे साड़ियों पर सलवटें पड़ चुकी थी। सुबह शैम्पू किए हुए बालों का जूड़ा जैसे चिड़िया का घोंसला बन के उलझ चुका था। ये देखकर सतीश पर क्या इम्प्रेशन पड़ा होगा और मैं सोचने लगी। इसी बीच मैंने चाय चढ़ाने के लिए भी रख दी और अपना हुलिया भी सुधार लिया। जब तक मैं चाय, नमकीन और बिस्किट लेकर आई, बच्चे स्पाइडरमैन देखने में ही बिजी थे। जब मैंने चाय और नमकीन लाकर टेबल पर रखा तो नमकीन और बिस्किट बच्चों के सामने सरका कर
सतीश जी मेरे बिल्कुल सामने कुर्सी सटाकर बैठ गए और बोले, आप भी और औरतों की तरह ही हैं, आपको भी देखने में, बनने संवरने में बहुत अच्छा लगता है, या आप भी उसके प्रति बहुत सजग हैं। तो मैंने चाय का कप उनकी तरफ सरकाते हुए कहा कि इसमें बुराई भी क्या है। जब मैंने अपनी मौसी से आपके बारे में सुना तो मुझे कोई ख़ास समस्या समझ नहीं आई, परंतु मेरी माँ को बहुत साफ पसंद आई। मेरी माँ कह रही थी, यदि 8-10 लड़कियाँ भी ऐसी हो जाती हैं तो लड़कों वालों के दिमाग दुरुस्त कर देंगी। मैंने भी कहा हाँ कि आपकी मौसी को शायद जो मेरे प्रश्न थे या जो मेरे आने का समय या तरीका था वो समझ नहीं आया होगा। सतीश जी ने भी कहा कि मेरे हिसाब से जो प्रश्न आपने दागे थे वो आपको अपने किसी परिवार के व्यक्ति के द्वारा कहलवाने चाहिए थे। तो इस पर मैंने तुनक कर कहा कि मैं अब उम्र के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ मुझे बोलने के लिए किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मेरी बातों से सतीश जी काफ़ी प्रभावित हुए। उनकी बेटी को देखकर लगाया, जब मैंने उनकी बेटी की ओर ध्यान दिया तो काफ़ी सुंदर थी। उसको देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि बेटी की माँ यानी सतीश जी की पहली पत्नी बहुत सुंदर रही होगी। जब बच्चों से मैंने बात करने की कोशिश की तो बहुत ही जल्दी वो दोनों मुझसे घुल मिल गए और बच्चे मुझे आंटी कहकर संबोधित करने लगे। सतीश जी ने कहा, मैं जल्दी ही उन्हें आपसे माँ कहलवाने की प्रैक्टिस करवा दूँगा। मैंने भी उनको समझाते कहा कि बच्चों के बाल मन पर इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को थोपना अच्छी बात नहीं है। मेरे इस प्रश्न को सुनकर उन्होंने कहा, आप कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाती हैं क्या? तो मैंने कहा, नहीं, मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। पर बोले, आपको इन चीज़ों की समझ बहुत है। तो मुझे अनुभव हुआ है इन चीज़ों का। एक अरसा मैंने इन्हीं बच्चों से मतलब इस तरह के बच्चों के साथ बिताया है। बच्चों का नमकीन बिस्किट के साथ साथ स्पाइडरमैन भी ख़त्म हो गया। वो दोनों सतीश जी के साथ ही उठ खड़े हुए और बाहर की ओर चलने लगे। मैं उन बच्चों की तरफ देखकर अपने ही मन से पूछ रही थी, क्या बच्चों तुमने मुझे पास किया या फेल? उतने में वो दोनों जाकर स्कूटर पर बैठ गए और मैं उन नन्हे फरिश्तों की ओर देखकर ईश्वर से दुआ करने लगी कि हे ईश्वर, ये मेरी अंतिम परीक्षा हो, इसके बाद मुझे किसी के सामने कोई परीक्षा ना देना पड़े। इतने में वह स्कूटर धुआं उड़ाता हुआ, धूल का गुब्बारा बनाता हुआ निकल गया और मैं उसे अपलक निहारती